नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत 1526 के बाद मुगल कालीन भारत के शानदार क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? तो कौन करता है? आपका बाबर करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। वह चगताई तुर्की के अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है, और इसने अपने आत्मकथा में ये सारी चीजें लिखी। अगर हम देखें, उसने अपनी आत्मकथा में अपनी जन्मभूमि फरगना, काबुल, हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। तो आप लोग सब जानते होंगे, मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ के शराब को इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है। तो कौन करता है? बाबर करता है। आप लोग इसे देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बाबर है दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी हर राय से हम अच्छी वीडियो और भी बना पाएंगे आपके सपोर्ट से। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो कोई भी सराय से आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके तट को अनाज और पानी दिया जाए? तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या है? शेर शाह सूरी। अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेर शाह सूरी। अब्बास खां सरवानी ने अपने ग्रंथ तारीख ए शेर शाही में शेर शाह के जीवन संबंधी मूल्यवान और सटीक विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे कि उसको 1540 से 45 की लघु अवधि के शासन के दौरान भी भारत के मध्यकालीन इतिहास के प्रतिष्ठित शासक के रूप में मान्यता मिली है। तो आपका शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे देख लीजिए, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था उसकी राजनीतिक आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी थी, और उसे एक महान सम्राट भी महान शहंशाह भी माना जाता है। किसे? आपको शेर शाह सूरी को या बादशाह। अगर हम बात करें, जो कोई भी सराय से आए उसे सरकारी खजाने के उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके तट को भी अनाज और पानी दिया जाए, इसको शेर शाह सूरी कहता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है आपका तजाकनी ताजिक नीलकंठ लिखी। अगर हम बात करें ताजिक नीलकंठ लिखी, तो इसका उत्तर क्या होगा? नीलकंठ इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ लिखा। अगर हम बात करें, टोडरानंद तथा गणकरंकनी के अनुसार इन्होंने जातक पद्धति भी लिखी। नीलकंठ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी रचित ताजिक नीलकंठी को ज्योतिष जगत में बहुत आदर प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? नीलकंठ आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठ लिखी। तो कौन लिखता है? नीलकंठ लिखता है। आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से, नीलकंठ लिखता है, और यह बहुत ही फेमस है। उस समय का एक व्यक्तित्व था नीलकंठ, तो इसने ताजिक नीलकंठ लिखी अकबर के समय में। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो आप लोग उसे और भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यह है, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान, घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह उक्ति किस मराठा शासक के बारे में है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के लिए है। अगर हम बात करें, 1677 से 78 ईस्वी में शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना की सहायता से गोलकुंडा से एक संधि की तथा कर्नाटक के एक हिस्से पर अधिकार कर लिया। मार्च 1680 तक शिवाजी के अधिकार में कर्नाटक के काफी हिस्से आ गए। शिवाजी ने कर्नाटक अभियान के समय रास्ते में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा और पूजा अर्चना की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान, घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिए थे। कौन? वीर शिवाजी महाराज धन देते हैं, बहुत बड़े दानी भी थे हमारे वीर शिवाजी महाराज। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञापत्र से इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदानों को नापसंद किया कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। यह कथन है ए, और कारण इसका बताया है
रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान भी पाप है, ना तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और ना ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा अगला, अगर हम देखें इसका अच्छे से हम व्याख्या कर लें तो रामचंद्र पंत अमात्य का पूरा नाम क्या था? रामचंद्र नीलकंठ बवेड़कर। अगर हम बात करें, उन्होंने छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद में वित्त मंत्रालय के रूप में सेवा प्रदान की। अगर हम बात करें, शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। कौन थे? आपके रामचंद्र पंत ने, अमात्य ने एक वित्त मंत्रालय के रूप में सेवा प्रदान की थी। कौन? आपके रामचंद्र पंत एक फाइनेंस मिनिस्टर भी थे शिवाजी महाराज के। अगर हम बात करें शिवाजी के समय, उनका कार्यकाल 1674 से 1680 तक रहा। बाद में उन्होंने हुकूमत पनाह के रूप में संभाजी, राजाराम और शिवाजी द्वितीय तक की। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको लेखक और पुस्तक का शीर्षक बताना। हम लेखक और पुस्तक का शीर्षक क्या है, इससे संबंधित है। तो जो आपका मुहासिबा होता है, सॉरी मनसब, इसमें करेक्ट मतलब उसमें गलत दे दिया है लेखक का, इसमें क्वेश्चन में गलत दिया गया है लेखक और पुस्तक का शीर्षक, इसमें ये नहीं होना चाहिए। इसमें है आपका सूची, मनसबों की सूची है और फिर आपका उनका विवरण होगा इसमें। तो अगर हम बात करें, मुहासिबा क्या है? खातों का निपटारा है। मुतालिबा आपका शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा। आपका मुकद्दरा तलब क्या है? स्वीकृत दावे हैं। और आपका तसीहा क्या है? मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। आप लोग इसे देख लीजिए, कभी कभी यूजीसी भी गलत गलत क्वेश्चन छाप देता है, तो आप विद्यार्थी भ्रम में हो जाते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां अपने अमीरों तथा अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उत्थान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? आपका करेक्ट आंसर क्या है? जफर खान आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें, मुगलों ने फारस की परंपराओं में प्रेरित होकर सजावटी उद्यानों का निर्माण कराया था। प्रथम मुगल शासक बाबर भी उद्यानों का शौकीन था। मुगल वास्तुकला का चरम विकास शाहजहां के काल में होता है। कश्मीर में शाहजहां काल में निषाद बाग और शालीमार बाग जैसे प्रसिद्ध उद्यानों का निर्माण हुआ। शाहजहां काल में निषाद बाग और शालीमार बाग जैसे प्रसिद्ध थे। किसके काल में? शाहजहां काल में। और ये बाग सीढ़ी नुमा आकार के बने हैं। इन बागों के निर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों को अपनी कूटनीतिक व्यवहार से शाहजहां के अमीर जफर खान ने दूर किया। शाहजहां ने उसके लिए उसे पदोन्नत भी किया था। किसे? जफर खान आपका करेक्ट आंसर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब्ती ए दहसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था। दीवान ए खालसा मुजफ्फर खान ने जब्ती ए दरसाला को खत्म करके नसक को स्थापित किया। आपका कथन ए करेक्ट है, लेकिन कारण आपका गलत है। तो आपका, अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें, 1564 ईस्वी में अकबर ने मुजफ्फर खां तुर्बाती को दीवान के पद पर नियुक्त किया, जिसने काल्पनिक आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए उसने कानून को नियुक्त किए तथा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का जमा हाल हासिल नामक एक नवीन लेखा तैयार करवाया। इस प्रकार अगर हम देखें, मुजफ्फर खां तुर्बाती ने भू राजस्व के लिए जब्ती ए हरसाला को चुना। 1568 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद खां को दीवान नियुक्त किया, जिसने भू राजस्व की जब्ती ए दरसाला नामक प्रतिवर्ष भू राजस्व जब्ती हरसाला नामक प्रतिवर्ष निर्धारण की थी। कौन? दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसके प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना दिया कि जब तक बादशाह का दर्शन न हो जाए तो वे कुछ भी न खाएंगे और पिएंगे। आपका कथन और कारण दोनों सही है। आप ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दोस्तों का अगर हम बात करें, अकबर और जहांगीर सूर्योदय से पूर्व दर्शनार्थियों को झरोखा दर्शन दिया करते थे और वे सूर्य के आकाश में प्रकट होने तक उसकी वंदना किया करते थे। ऐसा करते करते एक दर्शनीय संप्रदाय विकसित हो गया। इस संप्रदाय के लोगों ने यह नियम बना लिया था कि जब तक बादशाह का दर्शन न हो जाए कुछ भी न खाएंगे और न ही पिएंगे। मुगल शासक अपनी शाही हैसियत की गरिमा और शासक सत्ता के विशेषाधिकारों के प्रति जागरूक थे और किसी भी व्यक्ति, अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को उनके तौर तरीकों के व्यवहार को नकल करने की अनुमति नहीं थी। दर्शनीय संप्रदाय के लोगों को यह विश्वास था कि बादशाह दर्शन से बादशाह का तेज उनको भी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, मुगल शासकों
कि संगीत की रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खान सदरंग और फिरोज खान अदरंग भैरवी के उस्ताद से, ये आपका गलत है। बल्कि अकबर के संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता है कि वह खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। औरंगजेब के शासनकाल के संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध औरंगजेब के पोते जहांदार शाह के लिए लिखी गई तूफादिल हिंद है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 4 क्या है, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खान सदरंग और फिरोज शाह अदरंग ने भैरवी के उस्ताद से, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन शानदार है। रेत घड़ी अगर हम बात करें के संबंध में कौन से वक्तव्य सही है, तो पहला आपका ACD सही है। रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद और रौजत उस सफा में मिलता है। और दूसरा आप कौन है, रेत घड़ी अकबर के समय में मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ACD करेक्ट है। अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय विद्वानों ने समय के सूक्ष्म अंश के लिए विस्तृत परिभाषिक शब्दों का निर्माण किया था। सर्वसामान्य के प्रयोग में आने वाले समय के निम्न नाम जैसे निमेष, काष्ठ, कला, नाड़िका, मुहूर्त, अहरोत आदि सभी थे। तो आपके रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रौजत उल सफा में मिलता है। फिर रेत घड़ी अकबर के समय में मुगल लघु चित्रों से प्रदर्शित होने लगी। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग चैनल पे कमेंट पर अपनी राय जरूर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें हम बहुत अच्छी चीज़ें डालते हैं और ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में हम डाल देंगे अगर आप लेना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण में देखने को मिलते हैं और यह UGC नेट का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।